हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा प्रत्येक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है गुप्त साम्राज्य। क्या है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य। दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य कैसा है, ये प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए मेरे साथ जुड़िए। हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। इसका संस्थापक कौन दोस्तों? संस्थापक, इसका संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त को। किसको? श्री गुप्त को। दोस्तों ये श्री गुप्त इसका संस्थापक है। किसका? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है। तो इसका कार्यकाल ऐसे तो 275 से 280 ईस्वी तक माना जाता है, बट जो इसका पर्सनली होता है 240 से लेकर 280 तक माना जाता है। बट जो गुप्त साम्राज्य है वो 75 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर कोई पूछ सकता है किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना सन ध्यान देना है 275 ईस्वी में हुई थी। स्थापना का कार्यकाल इसका 5 वर्ष का है। पूरा जीवन का कार्यकाल उसका 40 से 80 ईस्वी तक है। तो दोस्तों इसने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि, उस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। तो इसके बाद में आता है इसका उत्तराधिकारी। कौन दोस्तों? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी कौन था इसका? उत्तराधिकारी था घटोत्कच। कौन था दोस्तों? घटोत्कच था। ये भी महाराजा धीराज की इसने भी उपाधि धारण की थी। इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल है 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक था। 320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। इसने इसके कार्यकाल में कोई अच्छा काम नहीं किया था। तो इसका उत्तराधिकारी आने के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसका उत्तराधिकारी था। किसका दोस्तों? घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका कार्यकाल 320 ईस्वी से लेकर कहां तक रहता है? इसका रहता है 335 ईस्वी तक रहता है। 335 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। कार्यकाल कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल रहता है। क्या कार्यकाल रहता है? तो चंद्रगुप्त ये वास्तविक इसका शासक था, शक्तिशाली शासक था। इसने अपने राज्य को काफी जगह विस्तृत किया था। घटोत्कच ने कुछ भी नहीं, जहां मगध था, मगध के बस इसी के अधीन था। बट क्या था? यह स्वतंत्र नहीं था, ये अन्य के अंदर आता था। कि कोई राजा होता था उसके अधीन ये था, ये पूर्ण स्वतंत्रता से राज नहीं कर रहा था। फिर बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम आता है। तो इसका कार्यकाल 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहता है। तो दोस्तों ये क्या करता है? ये वास्तविक संस्थापक यानी कि वास्तविक शासक था। शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम इसका शासक था। तो दोस्तों सबसे बड़ी ये चीज आती है कि चंद्रगुप्त प्रथम, क्या चंद्रगुप्त प्रथम ये क्या है? आसपास के राज्य थे, मगध के आसपास के राज्य। किसके? मगध। तो दोस्तों एक मगध से ध्यान रखना, ये मगध प्रेजेंट में कहां पड़ता है? वर्तमान में मगध बिहार में पड़ता है। कहां पर? बिहार में पड़ता है। मगध कहां पड़ गया दोस्तों? बिहार में है। मगध प्रेजेंट में कहां है? बिहार में है। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये यहां तक आ गए हम, चंद्रगुप्त प्रथम तक आ चुके हैं हम। तो दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट करता हूं।
तो दोस्तों चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं हम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसने 319 के नाम से गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त संवत। गुप्त संवत, संवत इसने चलाया था। इसने विवाह 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 लिच्छवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी, वंश की कुमार देवी, कुमार देवी से विवाह किया। विवाह किया। दोस्तों इसी राजकुमार से सूर्य पैदा हुआ, उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। दोस्तों दिख तो रहा है ना? चलो ठीक है, नहीं दिख रहा हो थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। तो गुप्त समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का तो उत्तराधिकारी बन गया। क्या बन गया? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी बन गया है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का क्या बना? उत्तराधिकारी बन गया। अब इसका कार्यकाल कहां से कहां तक रहता है? इसका कार्यकाल रहता है 335 से लेकर 380 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। कार्यकाल कार्यकाल रहता है। किसका रहता है दोस्तों? समुद्रगुप्त का कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त है ना, जो सबसे बड़ी चीज इसकी ये है कि ये भारत का नेपोलियन। क्या? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये समुद्रगुप्त क्या है? ये समुद्रगुप्त है ना, ये क्या है? एक महान शक्तिशाली शासक था। महान शक्तिशाली, महान शक्तिशाली शक्तिशाली शासक। ये शासक क्या थे? शक्तिशाली शासक थे। इसके बाद में आएगा इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। तो उसका कार्यकाल क्या होता है? 380 से लेकर आगे जिसका कार्यकाल रहेगा, इसका रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो पहले हम समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं, फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? चंद्रगुप्त के बाद में ये आता है कौन? समुद्रगुप्त आता है। इसको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन को कहा गया। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन तो कहा गया। अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या निम्न में से कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? क्या था? संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी का अर्थ होता है संगीत से प्यार करने वाला, संगीत प्रेमी कहलाता है। यानी कि इनका जो स्तंभ लेख था, क्या दोस्तों? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये तो सुना ना आपने। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, आप ध्यान देना, महान शासक के रूप में जब महाकवि कौन थे? महाकवि हरिसेन। हरिसेन इन्हीं के राज दरबार में था। क्या दोस्तों? इसके राज दरबार में था। तो इसके राज दरबार में था तो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। प्रयाग प्रशस्ति लिखी। प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी दोस्तों। तो दोस्तों स्तंभ लेख यानी कि यह लेख क्या होते थे? इससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय क्या प्रचलित था और क्या नहीं था। जैसे कि संगीत प्रेमी बताया मैंने। क्या बताया दोस्तों? संगीत प्रेमी। अब इससे हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये संगीत प्रेमी था? तो दोस्तों जैसे कि सिक्के मिले। क्या मिले? सिक्के मिले। उस पे क्या है? वीणा। क्या दोस्तों? वीणा बजाते हुए
वीणा बजाते हुए उनका चित्र अंकित किया गया था। क्या गया था? वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था। चित्र अंकित किया गया था, किया गया था। ठीक है, इसी के अनुसार हम बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो कि संगीत प्रेमी था। कौन था संगीत प्रेमी? अब बात करते हैं भारतीय नेपोलियन, यानी कि भारतीय नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने कहा। किसने कहा भारत का नेपोलियन? इसने। क्यों? इसकी बहादुरी देखकर, बहादुरी देखकर, बहादुर के अनुसार ही इसने कहा कि भारत का नेपोलियन है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। यानी कि जो प्रभावती गुप्त, यानी कि प्रभावती कौन थी दोस्तों? प्रभावती गुप्त ताम्र पत्र लेख था, उसी के अनुसार इनका मिलता है, विवरण मिलता है। दोस्तों प्रभावती ताम्र पत्र लेख क्या होता था? तांबे का एक कुछ भी पात्र लिया जाता था और उस पे अंकित किया जाता था और उसके अनुसार लिखा जाता है। तो दोस्तों बात करता हूं प्रयाग प्रशस्ति। इसको इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। दोस्तों हरिसेन ने लिखा था। तो सबसे बड़ी चीज है इसमें क्या था? जिसकी विजय, किसकी? समुद्रगुप्त की जो विजय थी उनके बारे में, इसकी विजय नीतियों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हरिसेन की बात हो गई। किसके शासक काल में रहता था? किसके राज दरबार में रहता था? तो किसके में रहता था? चंद्रगुप्त के शासक काल में ये इसके राज दरबार में ये रहता था। कौन रहता था? हरिसेन रहता था। महाकवि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये पढ़ाई एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको जितना खाएगा उतना दौड़ेगा। क्या दोस्तों? जितना खाएगा उतना दौड़ेगा, चाहे मंजर कुछ भी कहे, एक दिन कदमों पे मंजिल को भी आना होगा। अगर तुम्हारी जितनी खाने की क्षमता है उतना खाओ, यानी कि पढ़ो इतना कि पढ़ाई भी हमें खेल लगने लग जाए और सिलेक्शन भी हमें एक मजाक लगने लग जाए। ऐसा पढ़ो, हमें बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लो दोस्तों, एक बार, यही कहता हूं, एक बार पढ़ लो, दम लगा के पढ़ लो। यानी कि जब कोई दोस्त है, कोई जवान है, वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग करता है तो एक ही बात बोलता है कि दबा के बगूंगा ताकि मुझे बार बार बगना ना पड़े और बार बार बगने पर मुझे थकान महसूस ना हो। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, एक बार पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब की बार सिलेक्शन पारा में चल रहा है। तो दोस्तों भंडारा भी लगेगा, सब लगेगा, तुम्हारे सिलेक्शन के बाद लगेगा। दोस्तों आइए हम बात करते हैं आगे, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में भी हमने बात कर ली। समुद्रगुप्त के बारे में इसकी उपाधियां बता देता हूं। क्या दोस्तों उपाधि? इसने उपाधि कौन कौन सी? अश्वमेघ, अश्वमेघ की उपाधि, कविराज की उपाधि, कविराज। तो दोस्तों इसने कविराज भी बन गया, क्योंकि कविराज कैसे? अभी वीणा बजा रहा था तो ये संगीत प्रेमी, संगीत कौन गाता है? कवि तो गाता है, गाता ही नहीं गाता दोस्तों। तो कविराज जी इसने उपाधि धारण की। किसने की? एक विक्रमांक की भी की थी इसने, विक्रमांक की इसने उपाधि धारण की थी। तो किसने धारण की थी उपाधियां? समुद्रगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने उपाधियां धारण की थी। अब इसके बाद में आता है, कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो भी वो भी महाशासक था, उसमें सभी शासकों के गुण उसमें अवेलेबल थे, इसलिए वो फेमस हो गया। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय था जो इसका उत्तराधिकारी बन गया। उसका कार्यकाल कितना था? 335 से लेकर आगे इसका विवरण नहीं मिलता, इतना का मैं बता दूंगा। 335 में गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। कहां की गद्दी पर? मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठ चुका है। कौन बैठ चुका है? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ चुका है। तो दोस्तों इसने क्या है, जो चांदी के सिक्के थे, किसके? चांदी के सिक्के थे, इसने चलवाए चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का
सिक्कों का प्रचलन प्रचलन किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कैसे हमें मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही प्रचलन किया था? यानी कि जो सिक्का होता था, क्या दोस्तों, जो सिक्का होता था उसके अंदर, क्या दोस्तों, उसके अंदर इसकी प्रतिमा मिलती है, यानी कि चंद्रगुप्त की प्रतिमा मिलती है। किस में? सिक्के में मिलती है, यानी कि एक पैसे का सिक्का है ना। इसमें दिनांक नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? दिनांक नहीं होती थी। अगर जिसमें दिनांक मिलती है उसी के अनुसार उसका कार्यकाल मालूम चलता है। यानी कि जो स्तंभ स्तंभ लेख हो, गुहा लेख हो या ताम्रपत्र लेख हो, किसी भी प्रकार का लेख हो, उससे हमें मालूम चलता है कि यह किस शासक का विवरण इस पर दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी चंद्रगुप्त की। तो इसका विवरण हमें किस प्रकार मिलता है? तो इसका विवरण हमें जो इसके सिक्के मिलते हैं, सिक्के, ये सिक्का है, ये किसका है? चांदी का। किसका है? चांदी का। तो दोस्तों चांदी के सिक्के से हमें मालूम चला कि चांदी का सिक्का कहां कब चलता था? गुप्त काल में। क्या? गुप्त काल में चला। यानी कि इस गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? स्वर्ण युग। निम्न में से किस शासक के समय काल को ही गुप्त को यानी कि स्वर्ण काल कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही स्वर्ण युग कहा गया था। तो दोस्तों इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त आएगा, स्कंद गुप्त आएगा। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी। हम करेंगे एग्जाम में, उसको लाएंगे कि हमारा सिलेक्शन लेना है तो हमें सब कुछ लाना होगा। तो दोस्तों एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं। ये महान शासक मैंने बता दिया कि ये महान शासक था। ये भी महान शासक था। कौन था? महान शासक था। क्या दोस्तों? शासक था। महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें दो चंद्रगुप्त आता है, एक तो प्रथम आता है और एक द्वितीय आता है। दोनों के बीच में समुद्र का योग रहता है। दोस्तों कैसे? पहले आ गया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त एक तो आ गया, चंद्रगुप्त प्रथम आ गया। उसके बीच में क्या हो गया? समुद्रों का टकराव हो गया, यानी कि समुद्रगुप्त बीच में आ गया। दोस्तों कौन आ गया? समुद्रगुप्त इसमें बीच में आ गया। किसके बीच में? चंद्रगुप्त प्रथम और इसके बाद में कौन आ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि पिताजी का नाम तो प्रथम था इसका, पुत्र का नाम द्वितीय था। किसका? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का बेटा क्या हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का भी बेटा क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। तो दोस्तों ये आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आगे। अब बात करते हैं जिन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की, सुदर्शन जी का पुनरुद्धार करवाया। उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसको डस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में पता कि चीनी यात्री कौन? चीनी यात्री हाईयान